आज अपना टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। तो इसमें देखो दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है न्यायिक और दूसरा है सक्रियता। न्यायिक का मतलब हो गया न्यायपालिका, और सक्रियता का मतलब हो गया न्यायपालिका क्या बन गया है, सक्रिय बन गया है। देखो न्यायपालिका सक्रिय कब बनेगा, तो पहले हम बात कर लेते हैं सरकार की। सरकार के कितने अंग माने गए हैं, 3। इसमें विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो सरकार के जब ये तीनों अंग आपस में मिल जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं सरकार। विधायिका का जो कार्य है वो विधायिका करे, कार्यपालिका का कार्य कार्यपालिका करे, और न्यायपालिका का कार्य न्यायपालिका करे। लेकिन कई बार क्या होता है, विधायिका अपने कार्यों को नहीं करती है या विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। तो विधायिका को अपने कार्यों को करना चाहिए, कार्यपालिका को भी अपने कार्यों को करना चाहिए, और न्यायपालिका को भी अपने कार्यों को करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार के ये जो अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, अपने कार्यों को भली भांति नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर न्यायपालिका सक्रिय होकर के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यायिक सक्रियता। न्यायपालिका सक्रिय क्यों होती है, ये विधायिका और कार्यपालिका को अपने कार्यों को सही ढंग से करवाने के लिए न्यायपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी को भारत में न्यायिक सक्रियता कहा गया है। अब देखो न्यायिक सक्रियता की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर हुई, तो शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम अमेरिका में 1803 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। किसकी, न्यायिक सक्रियता की। न्यायिक सक्रियता की शुरुआत अमेरिका में 1803 में हुई। कौन से वाद में हुई, तो मारबरी बनाम मेडिसन। अमेरिका में एक वाद था मारबरी बनाम मेडिसन। इस वाद में न्यायपालिका ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसी को न्यायिक सक्रियता की शुरुआत माना जाता है। ये तो बात हो गई अमेरिका की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, भारत की। तो भारत में क्या संविधान में इसका उल्लेख है, तो भारत में संविधान में कहीं पर भी किसका उल्लेख नहीं है, न्यायिक सक्रियता का उल्लेख नहीं है। तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है हमें। फिर ये प्रोसेस आया कहां से, तो ये प्रोसेस आया सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से। तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या के माध्यम से, ठीक है, एक नई सिस्टम की शुरुआत की, उसी को न्यायिक सक्रियता कहा गया। अब भारत में इसकी शुरुआत कब होती है, तो भारत में शुरुआत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत होती है 1979 में। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उनका नाम हम बात कर लें तो वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के समय इसकी शुरुआत होती है। अब इसके विस्तार की बात करें तो न्यायिक सक्रियता का विस्तार
किसके माध्यम से करवाया गया? तो मुख्य न्यायाधीश की बात आती है पीएन भगवती, और पीएन भगवती के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का क्या हुआ? विस्तार हुआ। और इसे भारत में न्यायिक सक्रियता न जान करके किसके नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है जनहित याचिका। तो इसे जनहित याचिका के नाम से भारत में जाना जाता है। अब इन्होंने क्या किया पीएन भगवती ने कि भागलपुर, और ये भागलपुर कहाँ पर पड़ता है? बिहार। तो पीएन भगवती ने भागलपुर मतलब बिहार में जेल में जो कैदी थे उन कैदियों के अधिकारों के लिए, तो कैदियों के अधिकारों के लिए कार्य किया, उन मुद्दों पर विचार किया। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1979 में, 1979 में। ठीक है। भारत में न्यायिक सक्रियता का जनक किसे माना जाता है? तो पीएन भगवती को। तो इन्हें माना जाता है न्यायिक सक्रियता का जनक। अब भारत में ये न्यायिक सक्रियता ना होकर के इसे किस नाम से जाना जाता है? जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत पीएन भगवती ने एक केस के माध्यम से की। इन्होंने भागलपुर जो बिहार में पड़ता है उस जेल में बंद जो कैदी थे उनके अधिकारों के लिए क्या किया? उन मुद्दों पर विचार किया। तो हमने बात कर ली कि न्यायिक सक्रियता की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, भारत में क्या संविधान में इसका उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता, और इसकी शुरुआत भारत में किसके माध्यम से हुई, इसका जनक किसे माना जाता है। तो ये हमने कुछ बातें की। अब बात करते हैं कारण, क्या आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? कारणों की हम बात करें तो देखो, जैसे हम बात करें कारण बोल दें या आप इसे आधार भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर इसकी शुरुआत हो सकती है। तो कारण तो हमने देखा था कि जब विधायिका कार्यपालिका अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करें तो न्यायपालिका अपने अधिकारों को बढ़ा करके उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए जो आदेश देती है उसे क्या बोलते हैं? न्यायिक सक्रियता। अब इसका आधार भारत में जनहित याचिका है, और इसमें हम कौन कौन से बिंदुओं को लेते हैं? जैसे नागरिकों के अधिकार हैं, अगर नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो एक प्रकार से एक नागरिक की बात नहीं है। ठीक है, भारत के सभी नागरिकों की बात हो रही है। तो ये जो मुद्दा हुआ वो कैसा हो गया? सार्वजनिक। अब भारत में जनहित याचिका में जो भी केस दायर होगा उसका मुद्दा कौन सा होना चाहिए? उसका मुद्दा होना चाहिए सार्वजनिक। वो किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत हित से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो बात करें नागरिकों के अधिकारों की, तो नागरिक के अधिकार हैं, ये मुद्दा हो गया सार्वजनिक। तो इसको लेकर भी हम पीआईएल या जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। एक हम बात कर लें पर्यावरण की, कि वर्तमान समय में पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी क्या दायर की जा सकती है? जनहित याचिका, क्योंकि पर्यावरण सभी व्यक्तियों से संबंधित होता है, इसलिए कैसा मुद्दा हो गया? सार्वजनिक मुद्दा हो गया। आगे हम बात कर लें गरीबों या वंचितों, कि व्यक्ति गरीब हैं या वंचित हैं, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ठीक है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए
तो गरीब और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो ये भी मुद्दा कैसा हो गया, एक व्यक्ति से संबंधित नहीं हुआ, व्यक्तिगत हित नहीं हुआ, बल्कि हित कैसा हो गया, सार्वजनिक हित हुआ। और हम बात कर लें जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तो ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। फिर बात कर लें कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा शासन को नुकसान पहुंचाने वाला क्या है, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उन मामलों की जांच का कार्य भी न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका करती है। तो भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य सरकार का होता है, लेकिन सरकार जब ऐसे कार्यों को नहीं करती है तो न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेकर के या फिर किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से जो याचिका दायर होती है उसके माध्यम से सार्वजनिक हित को ध्यान में रख करके ऐसे मामलों की जांच कर सकती है। इसके अलावा चुनाव सुधार की बात करें कि चुनाव में सुधार करना है ताकि अच्छे व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, अच्छे व्यक्तियों का चुनाव हो सके और वो शासन में जाकर के अच्छे कार्यों को कर सकें। तो व्यवस्था अच्छी बने इसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव सुधार का काम भी सरकार का होता है, लेकिन सरकार अगर ऐसे कार्यों को नहीं करती है तो न्यायपालिका सार्वजनिक हित को ध्यान में रख करके ऐसी याचिकाओं को स्वीकार कर सकती है। तो कुछ मुद्दे हैं जिनकी हमने बात की। तो मूल यहाँ पर बात हो रही है कैसा हित होना चाहिए, सार्वजनिक हित होना चाहिए। अगर सार्वजनिक हित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम न्यायपालिका में क्या दायर कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि याचिका कौन दायर करेगा। याचिका कौन दायर कर सकता है। तो यहां पर हम बात करें तो याचिका पीड़ित पक्ष को छोड़ करके तो पीड़ित पक्ष को छोड़कर कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। पीड़ित पक्ष से अभिप्राय कि हमेशा न्यायालय में एक तो जिसको नुकसान हुआ है वो व्यक्ति जाता है और जिसने दूसरे ने नुकसान किया है, ऐसे दो पक्ष न्यायपालिका से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जिसको नुकसान हुआ है वो कई बार क्या होता है, अज्ञान होता है, उसे न्यायालय की जानकारी नहीं होती कि न्यायपालिका में जाकर के किस प्रकार से लाभ उठाया जा सके। तो ऐसे व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए कोई तीसरा पक्ष, ठीक है, पीड़ित पक्ष को छोड़ करके तो कोई तीसरा पक्ष है वो न्यायपालिका में सार्वजनिक हित को ध्यान में रख करके याचिका दायर कर सकता है, जिससे निर्णय आने पर ऐसे पीड़ित जो पक्ष हैं उन सभी को क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा, उन्हें न्याय की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि न्यायपालिका में याचिका कौन दायर कर सकता है। अब याचिका कहाँ दायर होगी, तो याचिका कहाँ दायर होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो सकती है और हाई कोर्ट में याचिका दायर हो सकती है। अब इसके क्या क्या लाभ होंगे, तो लाभ तो देखो क्या होगा, एक तो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होगी, मजबूत।
तो लोकतंत्र का उद्देश्य ये है कि जनता की भलाई के लिए कार्य हों, सरकार निरंकुश नहीं बने। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था इससे क्या होगी, मजबूत होगी। और हम बात कर लें सार्वजनिक हित होगा या सार्वजनिक हित को बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक हित को क्या मिलेगा, बढ़ावा। तो लोगों को न्याय की प्राप्ति होगी, जनता के जो सार्वजनिक मुद्दे हैं ऐसे मुद्दों पर निर्णय आएगा तो सार्वजनिक हितों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो हमने देखा इसके लाभ। अब इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इससे नुकसान या हानि कौन कौन से इससे नुकसान हो सकते हैं, तो नंबर हम बात करें तो एक तो देखो सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के होते हैं 3 अंग। तो सरकार के अंगों में असंतुलन हो जाएगा। सरकार के अंगों में क्या होगा, असंतुलन। ठीक है, क्योंकि जो कार्य व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को करना चाहिए, अगर वो कार्य न्यायपालिका कर रही है तो ऐसी स्थिति में सरकार के अंगों में क्या आ जाएगा, असंतुलन। ठीक है, और इससे क्या नुकसान हो सकता है, इससे लोकतंत्र को हानि होगी। लोकतंत्र को हानि से अभिप्राय है कि सरकार के प्रत्येक अंग का जो कार्य है वो प्रत्येक अंग अपने अपने कार्यों को करे। अगर न्यायपालिका अपने अधिकारों का ज़्यादा प्रयोग करने लग गई तो इस प्रकार से लोकतंत्र को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, लोकतंत्र को क्या होगी, हानि होगी। तो इस प्रकार से हमने ये भी देख लिया। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से न्यायिक सक्रियता की शुरुआत होती है, क्यों होती है, सबसे पहले विश्व में शुरुआत कहाँ पर होती है, फिर भारत में शुरुआत कब हुई, इसका जनक किसे माना जाता है, कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हो सकती है। एक छोटी सी बात और है कि किसके माध्यम से याचिका दायर की जा सकती है, तो देखो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कोई भी तीसरा पक्ष याचिका दायर कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। स्वतः संज्ञान भी कौन ले सकती है, न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले सकती है। जैसे मान लो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उन्होंने सुबह अखबार पढ़ा, पेपर पढ़ा और उसमें उन्हें कोई एक ऐसी न्यूज़ मिली जो जनता से जुड़ी हुई है, जो सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई है और उसमें सरकार को कार्य को नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उस पेपर को आधार मानकर भी न्यायाधीश न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका में अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंचा सकते हैं। Please subscribe YouTube channel, share and like it.